उस दिन हम सुबह के नाश्ते से फारिग होकर बैठे ही थे कि ताहिर जमाल शाह आ गया। ये मेरा सबसे छोटा भाई था और दरहकीकत इसकी शख्सियत अभी गोलमोल थी, यानी ये कि वो रहता तो वहीं यानी DIG तैमूर जमाल शाह साहिब के साथ था, लेकिन वालिदा का साथी था। जबकि इसके बरक्स अकबर जमाल शाह साहिब वालिद साहिब के चमचा मोहतरम थे। ताहिर ने अभी तक किसी जानबदारी का मुजाहरा नहीं किया था। हाँ, जब मामू इख्तियार बेग का मसला सामने आया था तो वो वालिदा का साथी बना हुआ था और मामू इख्तियार बेग से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ताहिर की आमद से मुझे बहुत खुशी हुई। वालिदा साहिबा भी काफी अरसे से नहीं आई थी। बहरहाल ये कोई ऐसा मसला नहीं था, जब भी चाहता उनसे मिल सकता था। ताहिर जमाल शाह ने मुझे सलाम किया। फरीदा ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया। कहने लगी, अगर यहाँ आने का इरादा था तो थोड़ी देर पहले ही निकल आते, नाश्ता हमारे साथ ही करते। आज सुबह से बड़ा अच्छा नाश्ता चल रहा है। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि आप मुझे नाश्ता नहीं कराएंगी तो इस तस्वुर को जहन से निकाल दीजिए, फौरन नाश्ता कराइए मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, आमद किसी खास वजह से हुई है? वैसे तो तुम सर आंखों पर हमेशा, बल्कि मैं कहती हूँ कि तुम अपने भाई के साथ ही रहो, लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में आए हो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वादा करता हूँ कि जब तक आप नाश्ता लेकर नहीं आ जाएंगी अपनी आमद की वजह का इंकशाफ नहीं करूँगा। अरे मैं अभी मुलाजिम को कह देती हूँ, बस जरा बाहर जाना है, 2 मिनट के लिए नाश्ता यहीं लगवा लिया जाएगा। ओके भाभी ओके, ताहिर जमाल शाह ने कहा। फरीदा बाहर निकल गई और मैं ताहिर जमाल शाह का चेहरा देखने लगा। फिर मैंने ताहिर से कहा, कोई खास बात है? हाँ, इंतहाई खास। क्या? वैसे तो सब खैरियत है, बस इस खैरियत के दरमियान ये टेप रिकॉर्ड है। ताहिर जमाल शाह ने अपनी जेब से एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड निकाल कर, जो गैर मुल्की था और निहायत नफीस बना हुआ था, रख दिया। ये क्या है? इसे टेप रिकॉर्डर कहा जाता है। ताहिर, सॉरी भाईजान, भाभी के आने से पहले कोई इंकशाफ नहीं किया जा सकता, आप इस सिलसिले में मुझे माफ कर दीजिएगा, ताहिर जमाल शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस दौरान फरीदा वापस आ गई। मैंने अपना कौल निभाया है भाभी, हालांकि भाईजान बड़ी खूंखार निगाहों से मुझे देखते रहे हैं। बताओ ताहिर, कोई खास बात है? जी हाँ भाभी, बहुत खास बात। हुआ क्या? घर में जबरदस्त लड़ाई हुई है, ताहिर जमाल शाह ने कहा। लड़ाई? जी हाँ। किसकी? डैडी और मम्मी के दरमियान। असल में मैं मम्मी सिर्फ डैडी की रायत से कह रहा हूँ, वरना आप सब लोग जानते हैं कि हमारे दरमियान डैडी और अम्मी हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम बहुत ज्यादा बकरात बनने की कोशिश ना करो। ये बताओ लड़ाई किस सिलसिले में हुई उन दोनों के दरमियान? और मुझे तुम्हारी इस बात में थोड़ा सा झूठ भी नजर आता है। वो भला क्यों? अम्मी और डैडी से लड़ेंगी? वो बेचारी तो बड़ी मामूली सी शख्सियत हैं, भला DIG साहिब से कैसे टक्कर ले सकती हैं? ली है भाईजान, और आप यकीन कीजिए जिंदगी में पहली बार ली है, और ऐसी टक्कर ली है कि खुद DIG साहिब को भी दिन में तारे नजर आ गए होंगे। ताहिर जमाल शाह ने कहा। ताज्जुब है, हुआ क्या? इब्तिदा तो मैं किए देता हूँ क्योंकि इब्तिदा रिकॉर्ड नहीं की जा सकी, लेकिन इसके बाद की तमाम गुफ्तगू मैंने खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड कर ली है आपके लिए। और ये करने की जरूरत क्यों पेश आई? बस पेश आ गई थी। वहाँ भी नाश्ते ही की मेज पर इस सिलसिले का आगाज हुआ था। बात यह थी कि हमारी भाभी यानी मिसेज अकबर जमाल शाह कुछ बीमार हैं इन दिनों, उनकी देखभाल अम्मी जान ही को करनी पड़ रही है। नाश्ते की मेज पर DIG साहिब तशरीफ फरमा थे, अकबर कमाल भी थे, भाभी भी थी और तमाम अफराद मौजूद थे, मुझ समेत। वालिदा साहिबा ने बस इतना कहा कि देखो कैसी अजीब बात है, हमारा लख्ते जिगर मौजूद है, उसकी बीवी भी मौजूद है, लेकिन हमसे कितना फासला है इसका। अगर फरीदा भी इसी घर में रहती तो क्या हर्ज था? आज उसकी तबीयत खराब है तो फरीदा संभाल सकती थी। घर के हालात को बस न जाने क्या हुआ, DIG साहिब को चढ़ गई। कहने लगे कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, अजीब बातें कर रहे हैं आप। ये तो वही बात हुई ना, चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ इतने दिनों से कि दुल्हन की तबीयत खराब है। ठीक है, घर में मुलाजिम भी हैं, मैं भी हूँ, सब लोग हैं। अगर फरीदा भी यहाँ होती तो क्या हर्ज था? बस वालिद साहिब बिफर गए। क्या कह रही हैं आप? फरीदा यहाँ कैसे होती? आपका बेटा मनमानी कर रहा है और अब वो वक्त आ गया है जब इसकी सारी मनमानियां खत्म हो जाएं। बस शायद यही जुमले थे जो अम्मी जान को बुरे लग गए। कहने लगी, आपका बस चले तो आप उसे फांसी पर लटकवा दें, मगर बस नहीं चलता है ना आपका उस पर। DIG साहिब के लिए तो ये चैलेंज था। अपनी जगह से उठे और सर्द लहजे में बोले, मेरे कमरे में आइए। हाँ हाँ आ रही हूँ, बहुत अरसा हो गया आपकी सुनते हुए। बस भाईजान यहाँ से मैंने ये सोचा कि ये गुफ्तगू रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आ जाए। नाश्ता तो गड़बड़ हो ही चुका था। मैंने जल्दी जल्दी अपने हलक में चाय उतारी और ये टेप रिकॉर्डर जो मैंने अभी कुछ अरसे पहले एक दोस्त से बाहर से मंगवाया है, इस्तेमाल करने के लिए ले चला। बड़ी शानदार रिकॉर्डिंग है इसकी, आप भी सुनिए क्या आफत चीज है। मैंने दिलचस्पी से फरीदा की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा रही थी। हंसकर बोली, ताहिर जमाल शाह तो बड़े तेज आदमी हैं,
DIG साहिब को तो पता भी ना चला होगा कि इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। तो ख्वातीन व हजरात, आइए कमरे से आगाज करते हैं। कुछ हल्की हल्की चाप, कुछ हल्की हल्की आहटें सुनाई दी और इसके बाद जनाब DIG साहिब की बराई हुई आवाज, जी आप फरमा रही थी कि मेरा बस नहीं चलता। जी हाँ, यही अर्ज कर रही थी मैं। अम्मी के लहजे में एक हैरतनाक तब्दीली पाई जा रही थी। क्या चाहती हैं आप इस सिलसिले में? मेरी चाहत से क्या होता है? जो मैं चाहती हूँ वो आप कभी नहीं कर सकेंगे। अरशाद तो फरमाइएगा। DIG साहिब की आवाज सुनाई दी। मैं ये चाहती हूँ कि वो भी इसी घर में आ जाए, यहाँ उसे भी एक बाइज्जत मकाम मिले, यहाँ वो भी इस घर के मकीनों की हैसियत से रहे और इसके साथ आपके भाई इख्तियार बेग, उनका बेटा मुख्तार बेग, उसकी बीवी और बच्चे वो भी यहीं रहेंगे। उनका क्या जिक्र है भाई, आपने उनकी परवरिश का पूरा पूरा बंदोबस्त जो कर दिया है जहांगीर जमाल शाह के साथ। देखें, आप ऐसी बातें ना किया करें। वो अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं, बस अपना रहते नहीं हैं। क्यों, यही बात है ना? क्यों मैंने कहा था उनसे कि वहाँ रहें। जी हाँ, कहा तो आपने नहीं है, लेकिन साहिबजादे अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह कर रहे हैं आपसे। आपके खानदान वालों को संभाल लिया है उन्होंने, तो इससे आप पर क्या असर पड़ता है? ना आपकी जेब से एक पैसा खर्च होता है। वो जो कुछ कर रहा है उसे करने दीजिए। नहीं बेगम साहिबा, वो जो कुछ कर रहा है मैं उसे नहीं करने दूंगा। चंद रोज कबल एक साहिब थे, हमारे वजीर खारजा शहबाज अहमद साहिब। न जाने उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने एक निहायत निकम्मे, आवारा मिजाज, ब्लैक मिलर और डाका जन को एक सरकारी महकमा दे दिया। एक डिपार्टमेंट तरतीब दे दिया गया उसके लिए। बस शहबाज अहमद साहिब के शानों पर बंदूक रख कर चलाने लगे साहिबजादे और उनके बाज गुजार बन गए। हाशिया बर्दारी में तो उनका सानी नहीं है। जो छोटे मोटे काम किए उनकी दाद शहबाज अहमद साहिब ने खूब दी, बल्कि दिलवाई भी। कुछ और भी राब्ते कायम हुए और इसके बाद वो अपने आप को 30 मार खान समझने लगे। बेगम साहिबा, ये जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। मैंने एक इंस्पेक्टर की हैसियत से जिंदगी का आगाज किया था और खुदा का शुक्र है कि आज DIG हूँ और इस रब्बी अजीम की इनायत से एक नेक नाम इंसान हूँ। अगर बदकिस्मती से मेरे यहाँ जहांगीर जमाल शाह जैसा लड़का ना पैदा हो जाता तो शायद और ज्यादा बाइज्जत और नेक आदमी कहलाता, लेकिन बदकिस्मती कहीं ना कहीं पेशानी पर कोई धब्बा लगा देती है। यूँ समझ लीजिए कि ज़हनी तौर पर तो मैं उसे आग कर ही चुका हूँ, जुबानी तौर पर भी किसी वक्त कर दूंगा, लेकिन आपका ये फरमाना कि उस पर मेरा बस नहीं चलता मुझे जरा ज्यादा की तरफ माइल कर रहा है। क्या करेंगे आप? उसे गोली मार देंगे? मार दीजिए। तारीख में ऐसे वाकयात बहुत से हैं जब एक बाप अपने बेटे का खुद ही दुश्मन बन गया हो। उसे तो खैर गोली मार ही देंगे, लेकिन आपकी जुबान दराजी आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। अरे छोड़िए, अब सारी जिंदगी गुजर गई। सबसे बड़ा नुकसान इंसान की जिंदगी में मौत ही होगा, है ना? आप मुझे भी गोली मार दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लिख कर दे दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूँ। मेरी मौत की जिम्मेदारी मेरे शोहर पर ना आयद की जाए। जी नहीं, मैं आपको ना खुदकुशी करने दूंगा ना गोली मारूंगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। यही अल्फाज आपके साहिबजादे ने भी कहे थे। कहा था कि डैडी ऐसा खेल दिखाऊंगा कि आप भी दाद दिए बगैर ना रह सकेंगे। क्या खेल? शहबाज अहमद का हाथ सर से उठ जाने के बाद आखिर वो क्या रह गया है? क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे? ये देखना है मुझे। लेकिन ये तमाम करने से और देखने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखा है आपने। मैं आपको बताऊंगा कि इन जैसे लड़कों के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद सर पर हाथ रख कर रोना पड़ेगा आपको, समझ लें बेगम साहिबा। हाँ, समझ लिया, अच्छी तरह समझ लिया। मैं सर पर हाथ रख कर रोना चाहती हूँ, समझे आप? तो फिर ठीक है, ये बात मैं उन तमाम लड़कों के सामने कह देता हूँ कि इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है मेरा उससे। वो मेरी पेशानी का बदनुमा दाग है और मैं उस दाग को अपनी पेशानी से खत्म करके रहूंगा। जरूर खत्म कर दीजिए आप। देखूंगी मैं भी कि आप कैसे DIG साहिब हैं, और अगर कुछ ना बिगाड़ सके उसका तो उसके बाद कम से कम मेरे सामने गर्दन तान कर ये जुमला आप नहीं कहेंगे। अम्मी की आवाज उभरी। आपके होश दुरुस्त नहीं शायद? DIG साहिब गुराए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। आप नहीं जानती, आप इसके लिए कब्र तैयार कर रही हैं। मैं उसे जिंदा दफन कर सकता हूँ। ये मिसाल भी कायम कर दीजिए, लोग अरसे तक आपको याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेप खत्म हो गया। फरीदा के चेहरे पर आर्जरदगी नजर आ रही थी। मैं बौखलाया हुआ बैठा था। ताहिर जमाल शाह ने दोनों हाथों में चेहरा थामा हुआ था। नाश्ते में क्या था? मैंने पूछा। हैं? ताहिर चौंक पड़ा। अम्मी किसी हकीम की दवा तो नहीं खा रही हैं? आप इस संजीदा बात को मजाक में ले रहे हैं? ताहिर जमाल शाह ने कहा। नहीं, इब्तदा से तफ्तीश कर रहा हूँ। अम्मी ने गालिबन अपनी शादी के बाद पहली बार इस तरह किबला और काबा के सामने लब कुशाई की है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी वजूहात क्या है? मसलन कोई ऐसा लम्हा भी आ गया था जब डैडी को आपके सामने सल्यूट करना पड़ा था।
اس میں میرا کیا قصور تھا؟ آیا تھا کوئی ایسا وقت؟ ہاں تو پھر آپ خود سوچیں ڈیڈی کس قدر منقسم المزاج انسان ہیں، وہ بھولیں گے ان لمحات کو؟ اور کیا حالات ہیں، سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ تمہاری تعلیمی پوزیشن کیا چل رہی ہے؟ کیا مطلب؟ طاہر حیرت سے بولا۔ مطلب یہ ہے کہ اب تشویش کا پیریڈ ختم، دوسری باتیں کریں، موضوع طویل نہیں ہو گیا، اس مسئلے کے بارے میں بتائیے۔ تم نے مجھے بروقت خطرے سے آگاہ کر دیا، یہ بہت اچھا قدم اٹھایا تم نے۔ اس ریکارڈنگ سے ڈیڈی کے لہجے کا پتہ چل گیا، یہ لہجہ نہ سنتا تو سوچتا کہ بس غصے میں کہہ گئے ہیں یہ سب کچھ، لیکن یہ لہجہ بتاتا ہے کہ پتھر پر لکیر پڑ گئی ہے۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ بات ختم۔ وہ کیسے؟ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے ڈیڈی کچھ کر ہی بیٹھیں، دراصل ان کے خلاف بھی تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور پھر مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میرا ڈیڈی کے ساتھ یہ پرانا مذاق چلتا ہے فریدہ، اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ ابھی تو انہیں دفتر روحانیات کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلا ہے، ورنہ کام وہیں سے شروع ہوتا۔ خدا کے لیے ہوشیار رہنا۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی تھی۔ مجھ سے پہلے سے آفتاب کمال کے کام کا آغاز ہو گیا۔ آئیڈل اسکوائر ہی میں قائم ایک آفس سے رابطہ قائم کر کے ایک کیس دیا تھا جس پر آفتاب نے کام شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کورٹ میں وکیل کی حیثیت سے خود کو روشناس تو کرا دوں، کیا حرج ہے، کیس لیتے رہو، آپ اشتہار ریلیز کر دیں۔ ابھی نہیں، بلکہ اچھا ہے ہم نے جلد بازی نہیں کی۔ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں۔ کیا؟ اس نے پوچھا اور جواب میں نے اسے ڈی آئی جی صاحب کی وارننگ کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، خطرناک بات ہے۔ نہیں آفتاب، ڈیڈی کو خوش ہونے دو، بعد میں سب سنبھال لیں گے۔ اچھا ہے آپ نے بتا دیا، ورنہ کہیں بے خبری میں کچھ ہو جاتا۔ آفتاب کمال سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ دفتر روحانیات میں پہلا کیس آ گیا۔ ایک نوجوان تھا، اچھی شکل و صورت و صحت کا مالک، جھجکتا ہوا اندر آیا تھا۔ توفیق نے فوراً اسے جا پکڑا۔ مسلمان ہو؟ جی۔ کرسچن کیوں نہیں ہو؟ جان بولا۔ اصولی طور پر تمہیں ہندو ہونا چاہیے۔ میرا کیس ہے، اعجاز اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے اس پر سفلی علم کیا گیا ہو، کالا جادو کا توڑ صرف میرے پاس ہے۔ عزیزم مجھے پنڈت کشوری لال کہتے ہیں، اور اگر اس پر انگریزی جادو کرایا گیا ہو۔ جان نے کہا، سنیے تو مجھ پر کسی نے جادو نہیں کرایا ہے، آپ میری بات تو سن نہیں رہے، پھر کیسے آنا ہوا؟ توفیق بولا۔ پہلے مجھے بتائیے کہ کس سے بات کرنی چاہیے؟ مجھ سے، توفیق بولا۔ تو آپ تنہائی میں میری بات سن لیجئے، آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ توفیق اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر توفیق نے کہا، اب بتاؤ کیا مشکل ہے؟ توفیق کے سوال کے جواب میں نوجوان نے کہا، دراصل مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، خودکشی کر لو۔ توفیق ڈر سے بولا۔ جی؟ نوجوان حیرت سے بولا، میرا مطلب ہے شادی کر لو، ایک ہی بات ہے۔ ہمارا یہ دفتر کیسے نظر آ گیا تمہیں؟ میں سیڑھیوں کے ذریعے آتا ہوں اور آپ کا دفتر نظر آ گیا۔ کیا کام کرتے ہو؟ کلرک ہوں۔ تنخواہ کیا ملتی ہے؟ توفیق بولا، جی 2500۔ کلرک ہو کر عشق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیا کلرک انسان نہیں ہوتے؟ نوجوان بولا، نئے پے اسکیل پر اتر رہے ہو شہزادے، مگر صرف پے اسکیل دیکھا ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی پر غور نہیں کیا۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، عشق ہوا ہے تو شادی بھی ہوگی، پھر شملہ اونچا کرنے کے لیے بچے بھی پیدا کرو گے۔ خدا نخواستہ اگر کسی سے مقابلہ ہو گیا تو خاندانی منصوبہ بندی والے سر پیٹیں گے اور اس کے بعد خودکشی شروع ہو جائے گی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب؟ نوجوان برا مان کر بولا، نہیں نوجوان، ہم مستقبل میں چلے گئے تھے۔ خیر تو تمہیں عشق ہو گیا ہے؟ جی ہاں۔ کس سے؟ لڑکی کا نام شیرازہ ہے، ایک گرلز کالج میں پڑھتی ہے۔ بس سارا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ وہ بھی تمہیں چاہتی ہے؟ جی ہاں۔ چشمہ لگاتی ہے؟ جی ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نوجوان بولا، اندازہ ہو گیا، نمبر بدلوا دوں گا اس کا۔ نام بتاؤ۔ اقبال احمد۔ شادی کا پیغام دیا؟ ہاں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ منع کر دیا ان لوگوں نے۔ لڑکی کیا کہتی ہے؟ روتی ہے بس۔ اور تم؟ میں بھی۔ نوجوان بے ساختہ بولا، پھر سنبھل گیا اور پھر کرسی سے اٹھ گیا۔ بیٹھو، توفیق نے گرج کر کہا اور وہ سہم کر بیٹھ گیا۔ احمق بے وقوف گدھے ہیں لڑکی کے گھر والے۔ میری آنکھوں میں دیکھو میری آنکھوں میں۔ نوجوان نے توفیق کی آنکھوں میں دیکھا۔ شادی کی تیاریاں کر لی ہیں تم نے؟ جی ہاں، بری تیار ہے۔ پتہ بتاؤ اپنا اور لڑکی کے گھر کا۔ نوجوان نے دونوں پتہ لکھوا دیے۔ جاؤ، شادی ہو جائے گی۔ مجھے کیا خدمت کرنا ہوگی؟ برتن صاف کرنے پڑیں گے، کھانا پکانا پڑے گا، کپڑے دھونے پڑیں گے۔ محبت کی شادیوں کا یہی انجام ہوتا ہے، ہم جو کچھ بھی لیتے ہیں کام ہونے کے بعد لیتے ہیں۔ جاؤ، توفیق نے کہا اور نوجوان سلام کر کے باہر نکل گیا۔ سب ٹھیک تھا۔ توفیق کو اندازہ تھا کہ یہ کلرک بیچارہ کیا دے سکے گا، ابھی دفتر کی پبلسٹی درکار تھی۔ میں نے توفیق کو طلب کر لیا۔ بکواس زیادہ کرتے ہو اور بہت ہی کمینے انسان ہو۔ بیچارے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور تو کوئی غلطی نہیں ہوئی بابا صاحب، کیا کرو گے؟ کیس ساتھ میں لے لیا ہے، شادی تو ہوگی اقبال احمد کی شیرازہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اوکے بابا جی۔ توفیق گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ میں مسکراتا رہا۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی تھا، میں اس سے پر امید تھا۔
दूसरे कुछ समझे या ना समझें, और इस सिलसिले में भी वालिद साहिब किबला ने ही मदद की थी। छुट्टी का दिन था। कोठी के दरवाजे पर पुलिस की जीप आकर रुकी और एक इंस्पेक्टर 4 कांस्टेबलों के साथ अंदर दाखिल हो गया। जीप देखकर ही माथा ठनका था। खुद ही बाहर निकल आया। हेलो इंस्पेक्टर, जहांगीर जमाल शाह साहिब कौन है? मैं हूँ, फरमाइए। सर, आपकी गिरफ्तारी लेना है। वजह? ये वारंट है। डीए फैजी साहिब ने आपकी FIR कटवाई है। डीए फैजी? पूरा नाम क्या है? दिलावर आलम फैजी, इंस्पेक्टर ने कहा, और मैं जहन के खानों में यह नाम टटोलने लगा। कुछ याद आ रहा था। कौन से थाने से आए हो? रानापुरी। इंस्पेक्टर आफाकी के नाम से जाना जाता हूँ। मुझे जानते हो? जी सर, इसीलिए आपसे इतनी बात भी कर रहा हूँ। आप गिरफ्तारी दे रहे हैं ना? हाँ हाँ, जाहिर है। जरा एक फोन कर लूँ? नहीं सर, आप कानून को जानते हैं। कानून इससे रोकता तो नहीं है। सर, हम रिस्क नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर ने हथकड़ियाँ आगे कर दी। हथकड़ियाँ लगाओगे इंस्पेक्टर? हुक्म मिला है सर। इतनी देर में एक मुलाजिम सामने आ गया। मैंने उसे इशारे से बुलाया। आफ्ताब कमाल को बता देना कि इंस्पेक्टर आफाक मुझे रानापुरी थाने ले गए हैं। ओके इंस्पेक्टर, चलिए हथकड़ियाँ लगाइए। इंस्पेक्टर ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी थी। AD फैजी याद आ गया। पुरानी बात थी, बहुत पुरानी। मैंने एक अहम मसले में उसे ब्लैकमेल किया था। बहुत दौलतमंद आदमी था और उसकी बेटी ने मेरी मदद की थी। वो लड़की जिसका नाम याद नहीं आ रहा था, मेरी दोस्त रह चुकी थी और दोस्ती की आड़ में काम हुआ था। मगर अब ये तो बहुत पुरानी बात थी, उस वक्त की जब मैं सरकश घोड़ा था और कोई दुरुस्त काम करने को जी ही नहीं चाहता था। ओहो, ये DIG साहिब की कोशिश थी। इसकी तस्दीक थाने चल कर होगी। इंस्पेक्टर मुझे ऑफिस में लाया। खाना पूरी हो गई। इंस्पेक्टर, अब आगे का प्रोग्राम बताओ। लॉकअप? कोई और मुनासिब जगह नहीं है तुम्हारे पास? आपको रायत नहीं दी जाएगी मिस्टर जमाल शाह। हमें नौकरी खतरे में नहीं डालनी। और जिंदगी? मैंने पूछा। इंस्पेक्टर मुझे घूरने लगा, फिर बोला, इसका जवाब कल दूंगा। जरा ये पता चल जाए कि कहाँ तक इजाजत है। तुम्हारी बदकिस्मती है कि आफाकी को नहीं जानते तुम। इतना ही बता दो कि रिपोर्ट क्या है और तुम्हें ये अहकामात कितनी बुलंदी से मिले हैं। मेरी जिंदगी खतरे में है। बहुत बड़े बदमाश हो तुम। DIG के बेटे हो। एक रोज गुजर जाने दो शहजादे, कल तुम्हें इस बारे में सारे जवाब मिल जाएंगे। रहमदाद खान, शहजादे को लाकअप दिखाओ। जाओ, जरा ख्याल रखना, बहुत बड़े आदमी है ये। सुनो इंस्पेक्टर, सिर्फ अपना फर्ज पूरा करो, इससे आगे ना बढ़ो। किसी के बल पर वाकई अपने आप को मुश्किल में ना डालो। DA फैजी की रिपोर्ट क्या है? तफसील बताओ, इसके बाद मुझे लाकअप भिजवा देना। शट अप। रहमदाद खान। इंस्पेक्टर दौड़ा। रहमदाद खान सादा लिबास में एक लहीम शखीम आदमी था। आगे बढ़ा और बोला, चलो लाले की जान, वरना रहमदाद खान का काम इसके माँ बाप ने बिल्कुल उठा रखा है। रहम के अलावा सब कुछ है अपने पास। चलो ठीक है, बराह रास्त मामला हो रहा है तो यही सही, अपना क्या जाता है, मैंने कहा और मुझे लाकअप पहुंचा दिया गया। पुरसुकून था, सोचने के लिए तन्हाई मिल गई थी। रात को 8 बजे आफ्ताब कमाल आया। इंस्पेक्टर ने मुझे लाकअप से बुलवाया था। आफ्ताब कमाल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। इंस्पेक्टर आफाकी ने कहा, जी वकील साहब, जो बात करें मेरे सामने करें। आपके साथ रायत की है मैंने, वरना मेरा नाम आफाकी है। कोई बदसलूकी हुई आपके साथ मिस्टर जहांगीर? हाँ। इंस्पेक्टर साहिब ने अपना खाता खोल लिया है, हिसाब किताब शुरू हो गया है। ये थाना है मिस्टर जमाल शाह। और इंस्पेक्टर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। आ गए इंस्पेक्टर। आफ्ताब कमाल जीपे हुए लहजे में बोला। वकील साहिब। आफ्ताब कमाल चुभते हुए लहजे में बोला, मेरा वक्त कीमती है। इंस्पेक्टर ने कहा, यकीनन सर। अब ये फरमाइए कि फर्द जुर्म क्या है? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। ठीक है आफाकी साहिब, वैसे आपके नाम के साथ पीछे भी कुछ है? मेरा मतलब है नाजिरुल्लाह आफाकी या गुलजार गुल्लू। आफ्ताब कमाल ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर आफाकी उछल पड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नुमाया हो गए। क्या क्या बकवास है? गुलजार ट्रांसपोर्ट कंपनी, नादिरपुरा एक्सीडेंट। गुलू शाह, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाल लिया। फोन नंबर 708-3313। रिंग करके पूरी रिपोर्ट ले लो अपने बारे में। वो लोग तुम्हें ये भी बताएंगे कि आफ्ताब कमाल एडवोकेट इस वक्त तुम्हारे पास है। कौन हो तुम? आफ्ताब कमाल एडवोकेट। इस बारे में क्या जानते हो? यही कि गुलजार ट्रांसपोर्ट में इस वक्त 8 ट्रकों का बेड़ा शामिल है। नादिरपुरा में जो ट्रक का हादसा हुआ है उसमें ऐनी गवाहों को 20-20 हजार रुपए देकर उनकी जुबानें बंद की गई हैं। मजीद यह कि गुमशुदा ड्राइवर सूफी शौकत शाह हमारे पास है। ओ खुदा के बंदे, मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। ये सब आखिर ये सब क्या है? पिस्तौल का रुख मेरी तरफ है इंस्पेक्टर साहब।